हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी मीडियम का कक्षा 10वीं का गणित भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। स्टूडेंट्स, ये पूरा दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, और समीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेजिक व्यंजक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बेजिक व्यंजक क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। स्टूडेंट्स, बेजिक व्यंजक यदि हम चर, अचर, धन, ऋण, गुणा, भाग इन सभी को मिलाकर के अगर लिखते हैं तो वो बेजिक व्यंजक होता है। अब ये चर और अचर क्या होता है? चर मतलब अंग्रेजी जो शब्द होते हैं ए से लेकर के जेड तक उसे हम कहते हैं चर। ए से लेकर के यदि मैं ए बी सी और एक्स वाई जेड इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करूं तो वो होता है चर। चर वो संख्या होती है जहां पर हम चर के जगह पे किसी संख्या को बदला जा सकता है, वहां पे कोई दूसरी संख्या रखी जा सकती है जिसका मान बार बार बदले, उसे हम चर कहते हैं। और अचर मतलब यहाँ पर संख्या होती है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, एक से लेकर के अनंत कोई भी संख्या हो सकती है। यदि मैं चर, अचर, प्लस, माइनस, गुणा, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सभी को इस्तेमाल करके अगर लिखूं तो वो हो जाएगा बेजिक व्यंजक। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बेजिक व्यंजक होता क्या है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, अब वो संख्या हमें नहीं पता क्या है तो हम उस संख्या के जगह पर x ले लेते हैं। माना कि वो संख्या x है, तो किसी संख्या में 7 जोड़ना है, हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये साइन का, तो x + 7, तो ये हमारा बेजिक व्यंजक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि किसी संख्या में 7 घटाने पर, वो संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, इसी को हम चर कहते हैं, तो वो संख्या हम ले लेते हैं y में 7 घटाने पर, घटाना है हमें तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो y - 7 ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा बेजिक व्यंजक है। इसी तरीके से किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, अब कोई भी संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं b लेता हूँ यहाँ पर, और 7 से गुणा करना है, तो 7 से किसी संख्या का b में गुणा करने पर क्या मिलेगा? 7b, तो ये हमारा बेजिक व्यंजक है। इसी तरीके से किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, अब वो संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, माना कि वो संख्या जिसको हम भाग देने वाले वो m है। अब m को 7 से भाग देने पर क्या मिलेगा? हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा m/7 ये बेजिक व्यंजक है। अभी हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। अभी हमने बेजिक व्यंजक सीखा कि बेजिक व्यंजक क्या होता है। स्टूडेंट्स, बहुपद यदि किसी बेजिक व्यंजक के चरांकों का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, अब आपके पास ये बेजिक व्यंजक है x + 7 को लेते हैं, x + 7 इसमें चरांक x का घात पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के अनंत, 0 1 2 3 ऐसे किसी भी संख्या को अगर मैं इसका घात बनाता हूं तो x का घात यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो ये जो हो जाएगा हमारा बहुपद कहलाएगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y - 7 ये बेजिक व्यंजक है। अगर मैं y का घात 2 लेता हूं तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद। यहाँ पर 7 × b 7b है। अगर मैं 7b का घात, यहाँ पे चरांक b का घात अगर मैं 3 लिखता हूं तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद। तो मतलब यदि किसी बेजिक व्यंजक के चरांकों का घात पूर्ण संख्या है 0 से लेकर अनंत, तो हम उसको बहुपद कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 9th में 3 प्रकार के बहुपद पढ़े थे। एक रेखीय बहुपद, दूसरा द्वितीय वर्गीय बहुपद और तीसरा घन बहुपद। रेखीय बहुपद में चरांकों का जो घात होता है वो 1 होता है। हम किसे रेखीय बहुपद कहते हैं? यदि किसी बेजिक व्यंजक में चरांक का घात 1 है, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। इसका मतलब x + 7 ये आपका रेखीय बहुपद है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वर्गीय बहुपद क्या होता है। यदि किसी बेजिक व्यंजक में किसी चरांक का घात 2 हो तो हम उसे वर्गीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि ये वाला लेते हैं हम बेजिक व्यंजक y - 7 में चरांक x का घात अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये वर्गीय बहुपद होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है आपको, उसका वो चरांक के ऊपर 2 लगाना है, मतलब उसका घात 2 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि घन बहुपद किसे कहते हैं। यदि किसी बेजिक व्यंजक में चरांक का घात 3 हो तो उसे हम
घन बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 7b को ले लेते हैं, 7b, यहाँ पे चरांक b, इसका घात 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये घन बहुपद हो जाएगा। तो अब हम बच्चों हमने अभी देखा कि रेखीय बहुपद, वर्गीय बहुपद और ये घन बहुपद क्यों कहलाता है। यदि किसी बहुपद, अब हम देखते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। अगर मैं इस बहुपद के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करूं बराबर और यहाँ पे कोई संख्या लिख दूं 8, 9, 10 या कुछ भी, मतलब मैं ये दिखा रहा हूं कि ये दायां पक्ष और बायां पक्ष ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण। समीकरण में हम दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर दिखाते हैं। इसका मतलब यदि दो बैजिक व्यंजक आपस में इस चिन्ह से हम दिखाते हैं कि बराबर है, या दो बहुपद या बहुपद और बैजिक व्यंजक और किसी संख्या को बराबर दिखाते हैं तो उसे हम समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं y² - 7 बराबर, अगर मैं बराबर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे कोई संख्या लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण। इसी तरीके से हम इसको भी समीकरण बना सकते हैं। 7b³ बराबर कोई भी संख्या ले लेते हैं 21, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। अभी हमने देखा बैजिक व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का असली मतलब, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो स्टूडेंट्स देखते क्या होता है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। स्टूडेंट्स, यहाँ पे खुद ही चैप्टर का नाम पढ़ने से पता चल रहा है कि इसके अंदर दो चरांक होना चाहिए और वो रेखीय होना चाहिए। दो चरांक, कोई भी दो चरांक ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पे दो चरांक, चरांक m और m+n, इसको नंबर देते हैं 2m+3n। ये दो चरांक हो गए, दो चरांक m, एक चरांक m और एक चरांक n। अब यहाँ पे रेखीय समीकरण, पहले इसको हम समीकरण बना लेते हैं, इसको हम 10 लिख देते हैं और यहाँ पर दोनों ये रेखीय समीकरण होना चाहिए। रेखीय समीकरण का मतलब होता है दोनों चरांकों का जो घात है वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे घात नहीं दिखता है तो भी इन चरांकों का घात एक ही होता है। तो ये एग्जांपल है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे कुछ परिभाषा लिखी गई है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का। देख लेते हो परिभाषा क्या है। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, तो हमने एक समीकरण लिया जिसमें हमने दो चरांक लिए m और n, और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है। प्रत्येक पद में जो चरांक है उनका घात एक ही होना चाहिए। यहाँ पे कितने पद है, एक पद, दो पद और तीन पद है। तो यहाँ पे प्रत्येक पद में जो चरांक है उनका घात एक ही है, एक होता है। उस समीकरण को दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बस आपको इतना ध्यान देना है, किसी भी समीकरण में सिर्फ दो चरांक होने चाहिए, कोई भी दो, x, y, p, q, m, n, कुछ भी हो सकता है, और दोनों चरांकों का घात सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, ना -1, ना 2, ना 3, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जिसमें दो चरांक हो और दोनों चरांकों का घात एक हो उसे हम कहते हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मानक रूप। आपका जो बुक में दिया सामान्य रूप वो क्या होता है। सामान्य रूप दिया गया ax + by + c = 0। यहाँ पर आपको कहा गया है कि a, b और c ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 2/3, -3, +4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि a, b, c ये वास्तविक संख्या हो सकती है। आप इसकी मदद से a, b और c की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि a की जगह पे अगर मैंने 5 लिया तो पहला पद मेरा हो जाएगा 5x। अगर मैंने b की जगह पे 7 लिया तो मेरा दूसरा पद हो जाएगा 7b, और एक +c की जगह पे अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये हो जाएगा +10 = 0। तो ये 5x + 7b, ये +10 बन जाएगा तो बराबर के -10। ये हमारा एक दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे a और b शून्य नहीं होते हैं, ये शून्य होना ही नहीं चाहिए। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं a को शून्य रखता हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 है इसको अगर शून्य रखता हूँ तो यहाँ पर देखो शून्य रख करके देखते हैं, ये जो शून्य है वो m से जुड़ा होगा यहाँ पर, और m 0 था ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3n = 10। तो यहाँ पर दो चरांक बचा ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है, मतलब ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। यहाँ पर ये भी कहा है कि b भी शून्य नहीं होना चाहिए।
एक तो हमने देखा कि a क्यों नहीं शून्य होना चाहिए। अगर मैं b मतलब ये 3 को, यहाँ पे जो b है, अगर मैं इस 3 को शून्य लेता हूं तो क्या होगा, 2m प्लस 0n बराबर 10। तो ये 0 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो n 0 का क्या हो जाएगा, 2m प्लस 0 बराबर 10। तो ये क्या हो रहा है, 2m बराबर 10। तो ये इसके अंदर दो चरांक है ही नहीं, तो ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इसलिए हमें एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे दो चरांक होने चाहिए, दोनों चरांकों की जो घात है वो 1 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों चरांकों में, दोनों पदों में, दोनों चरांकों के जो पद है उनका जो गुणांक है, मतलब यहाँ पर ये जो दो पद है चरांकों वाले, इनका जो गुणांक है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये दोनों ही दोनों 0 नहीं होने चाहिए। इसी को कहते हैं हम दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। स्टूडेंट्स, आपके बुक में पेज नंबर 1 पे टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, वो टेबल को सॉल्व करते हैं और देखते, समझने की कोशिश करते कि क्या दो चरांक वाले रेखीय समीकरण होता है और क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया 4m प्लस 3n बराबर 12, और आपसे पूछा है कि ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व किया गया है, देखते क्यों है। यहाँ पे m और n दो चरांक है और दोनों चरांकों का जो घात है वो 1 है, इसीलिए ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, और ये है 3x² माइनस 7y बराबर 13। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो चरांक है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो चरांक x और y, लेकिन यहाँ पे चरांक x का जो घात है वो 1 नहीं है, वो 2 है, इसीलिए ये नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं है। कारण क्या है कि कारण चरांक x का घात 2 है, x का घात 2 है, इसीलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। प्रश्न तीसरा है √2x माइनस √5y बराबर 16। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो चरांक है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चरांक x और एक चरांक y, दो चरांक है। अब दोनों चरांकों के घात को देखते हैं। यहाँ पे चरांक x का घात 1 और यहाँ पे y का घात 1, इसका मतलब है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे है, क्योंकि यहाँ दो चरांक x तथा y है और दोनों चरांकों के घात 1 है, इसलिए दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर दो चरांक तो है x और y, लेकिन पहले पद में अगर आप देखोगे चरांक x का जो गुणांक है वो 0 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। अगर आप अब इस समीकरण में देखोगे तो यहाँ पे जो प्रथम पद था आपका एक चरांक वाला, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चरांक वाला समीकरण मिल रहा है, यहाँ पे दो चरांक है ही नहीं, इसीलिए हम लिखेंगे ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही चरांक y है, क्योंकि ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है ही। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 बराबर 0। पहले तो हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0.3x प्लस ये 0 इंटू वाई क्या होगा, y 0 था 0, ये माइनस 36 उधर जाएगा तो बराबर के प्लस 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ही चरांक आपको दिख रहा है x, और दूसरा जो चरांक था वो 0 हो गया। तो ये एक चरांक वाला रेखीय समीकरण है, दो चरांक वाला नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल
एक ही चरांक x है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 4/x प्लस 5/y बराबर 4। स्टूडेंट्स हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 8 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था 1/x। तो यहाँ पर x का घात क्या होता है? x का घात यहाँ पर होता है -1। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे x का घात क्या हो जाएगा -1 और y का घात क्या हो जाएगा -1। तो इसीलिए ये यहाँ पर x का घात -1 जो कि हमारा घात सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, इसीलिए ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ चरांक x तथा y का घात -1 है। अब आते स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 9th में जब हम घात देख रहे थे बहुपद में, हमने ये देखा था कि जब दो चरांक गुणा होते तो उनके घात आपस में जोड़े जाते। तो यहाँ पे चरांक x पहले पद में चरांक x का घात 1 है और y का घात 1 है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे प्रथम पद में पहले पद में x और y का घात 2 हो जाता है, इसलिए ये भी रेखीय समीकरण नहीं रहता। तो ये भी रेखीय दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रथम पद में चरांक x तथा y का घात 2 है। x तथा y नहीं, इसको हम लिखते हैं xy का घात 2 है। तो स्टूडेंट्स आपको समझा होगा ये सारे एग्जांपल से कि दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण किसे कहते हैं हम। स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 पहला सवाल करेंगे जो आपको कृषि के रूप में दी गई है। तो आपका पहला सवाल है, आपको दो समीकरण दिया गया है और यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम कृति को पूर्ण करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। यहाँ पर आप देखोगे तो चरांक पहले समीकरण में चरांक y का जो गुणांक है वो 3 है, दूसरे समीकरण में चरांक y का जो गुणांक है वो 3 है, और यहाँ पर इस दूसरे पद का जो चिन्ह है वो प्लस, और यहाँ पर समीकरण 2 में दूसरे पद का जो चिन्ह है वो माइनस। जब ऐसा होता है कि आपके पास किसी चरांक का गुणांक दोनों ही समीकरण में सेम हो और दोनों ही समीकरण में अगर उनके जो चिन्ह है साइन है वो अगर अपोजिट है, एकदम एक दूसरे के अलग है, जैसे कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इसको काटने के लिए आप ये दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर वही किया गया, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ा क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें y को हटाना है। y को हटाने के लिए इसका जो चिन्ह है प्लस और माइनस अलग है, जब हम प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस होता है, इसलिए वो कट जाएगा। तो हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जब हमने जोड़ा तो ये 5x प्लस 2x ये होता है 7x, लेकिन यहाँ पे x बाहर लिखा है, हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिखना है। अगर हम यहाँ पे 7x लिखते तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 7 लिखना है। तो ये हो गया 7x, ये कट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 3y गया तो कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 21। अब 7 जो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो इस तरफ आएगा तो भाग, और यहाँ पर 21। अब इसे हमें काटना है, 7 1 जा 7 3 जा, तो आंसर हमारा x कितना आ रहा है 3। अब हम x का मान हमें मिल गया, x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में यह मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 3y बराबर 9, तो ये 5x प्लस 3y बराबर 9, x के जगह पे हमें 3 रखना है, तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15। तो हम अगले स्टेप पे हमें ऐसा लिखना था 5 3 का 15 प्लस 3y बराबर 9, बट आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है। तो ये प्लस 15 अगर इस तरफ आता है तो हो जाएगा 9 माइनस 50, ये स्टेप आपकी बुक में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है 5 3 का 15 प्लस इधर आएगा तो माइनस 50। अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 जाएगा तो 6, और बड़े नंबर का चिन्ह जो है यहाँ पे माइनस, तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर
-2। हमें दो आंसर मिले, x का मान मिला 3 और y का मान मिला -2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 और -2, सॉरी 3 और -2 समीकरण का हल है। यहाँ पर आपको हमेशा जब भी लिखना है तो पहला जो आपका अल्फाबेट आएगा, x हो, mn हो तो m पहला लिखना है, pq हो तो p का पहला लिखना है। तो x का मान फिर y का मान, 3 और -2 दिए गए समीकरण का हल है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 का दूसरे में जो 8 सवाल है वो हल करने जा रहे हैं। तो हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। दो समीकरण दिए गए, दोनों में a और b का हल करना और हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास दो पद्धति है, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। हमारे पास दो पद्धति है इसको हल करने का। सबसे पहला तो निरसन पद्धति, यहाँ पर हम किसी एक को काट करके निकालते हैं, किसी एक चरांक को, और दूसरे चरांक का मान लाके बाद में उसी चरांक का मान किसी समीकरण में रख करके दूसरे चरांक का मान लाते हैं। और हमारी दूसरी पद्धति है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक चरांक का मान किसी दूसरे चरांक के रूप में बदलते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रतिस्थापित करके चरांक का मान लाते हैं। करके देखते तो हमें समझेगा। तो ये हम ये पद्धति से करने जा रहे हैं, जहाँ पर चरांक का मान दूसरे के रूप में रखकर चरांक को निरसन करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेप आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहला तो दोनों समीकरण को हम समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे 3a + 5b = 26, इसको हम समीकरण 1 ऐसा लिखते हैं। फिर उसके बाद a + 5b = 22, इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का जो मान है, a का जो b का जो मान है उसको a के रूप में करेंगे। तो हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान a के रूप में करने पर समीकरण 2 लेते हैं हम। यहाँ पे समीकरण 2 हमारा a + 5b = 22। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ चरांक a रखना है, बाकी जितने भी पद हैं सबको हमें दूसरी तरफ डालना है। यहाँ पे a हम रखते हैं, यहाँ पे a, तो a + 5b यहाँ पर जाएगा तो बराबर 22 - 5b, और इसको हम देंगे 3। अब यहाँ पे a का जो मान आ रहा है, a का मान क्या आ रहा है, 22 - 5b। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, b का जो मान था उसको a के रूप में कर दिया, a के रूप में अब हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम इसका मान समीकरण 2 में नहीं रख सकते क्योंकि हमने इसी को बदला है। अब इसका जो मान है, a का जो मान आ रहा है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण a का मान a = 22 - 5b, यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लिखेंगे यहाँ पे 3a + 5b = 26। तो a की जगह पे हमें क्या लिखना है, 22 - 5b। a जो है वो 3 से गुणा हो रहा है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 22 - 5b + 5b = 26। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है वो 22 से भी गुणा होगा और ये जो 3 है वो 5b से भी गुणा होगा। तो 22 × 3 = 66 - 5 × 3 = 15, और ये b का b रहेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, +5b = 26। अब ये जो 66 है वो यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, और ये प्लस माइनस, तो -15b + 5b = 26। ये +66 यहाँ पे आएगा तो -66। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 15b में से 5b गया तो क्या बचेगा, 10b। यहाँ पे बड़े नंबर का चिन्ह 15 का चिन्ह कितना, माइनस, तो यहाँ पे आंसर में भी आपके -10b आएगा बराबर +- 66 में से 26 गया तो कितना बचेगा, 40। और यहाँ पे बड़े नंबर का चिन्ह जो है वो माइनस।
अब b 10 जो यहाँ पे गुणा हो रहा है इधर आएगा तो -40 बटे -10, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा b बराबर 10 1 10 4 का b का मान आया 4। हमें b का मान मिला। अब b का मान हमारे पास दो समीकरण है, दोनों में से किसी एक समीकरण में रखते और a का मान लाते हैं। b बराबर 4 यह मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने समीकरण 2 लिखते हैं a प्लस 5b बराबर 22। अब हमें यहाँ पे b की जगह पे 4 रखना है, तो यहाँ पे a प्लस 5, b जो है वो 5 से गुणा हो रहा है तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 22। तो a प्लस 5 4 20 बराबर 22, तो a ये प्लस 20 वहाँ जाएगा तो 22 माइनस 20, तो a बराबर 22 में से 20 गया तो 2। तो यहाँ पर a का मान 2 आ रहा है और b का मान 4, तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण का हल। पहले a का मान लिखना है और फिर b का, a का मान है 2 और b का मान 4। इस तरीके से आपको करना है ये पद्धति के द्वारा। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल में हम दूसरी पद्धति देखेंगे जिसका नाम है निरसन पद्धति। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है x प्लस 7y, x प्लस 7y बराबर 10 और 3x माइनस 2y बराबर 7। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे किया था। सबसे पहले यहाँ पर इसको 1 और 2 दोनों को संख्या देना है हम लोगों को। x प्लस 7y बराबर 10, ये हो गया हमारा समीकरण 1, और यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 7, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। निरसन पद्धति में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों ही समीकरण में चरांक को देखना और चरांक का गुणांक। यहाँ पे पहले समीकरण में चरांक x, इसका गुणांक कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पर दूसरे समीकरण में चरांक x का गुणांक 3 है। तो हमें ये देखना है कि दोनों ही समीकरण में किस चरांक का गुणांक सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे y का गुणांक 7 है पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है। दोनों ही सारे समीकरण में किसी के भी चरांक का गुणांक सेम नहीं है, तो हमें सेम करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये 3x हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम वही करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो जो 3 है वो तीनों ही पदों में गुणा होगा। यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा। तो 3 into x 3x हो जाएगा, प्लस 7 3 21y बराबर 10 3 30, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स, आपको जब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आपको ये करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया, आपको समझाने के लिए कि तीनों ही पदों में अगर आप किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो तीनों ही पदों में होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो समीकरण 3 में x का जो गुणांक है और समीकरण 2 में वो पूरी तरीके से सेम है, पहला पद सेम हो गया। जब हम सेम कर देते हैं किसी भी चरांक के गुणांक को सेम करते दोनों समीकरण के, उसके बाद का स्टेप है हमें उनके चिन्ह को देखना है, या तो प्लस करना है दोनों समीकरण को या तो माइनस करना है। हम प्लस कब करते हैं, जिसको हम सेम किए हैं, जिस पद को हम सेम किए हैं, अगर उसके चिन्ह दोनों अलग है, जैसे कि प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तब हम ऐसे समय पे जोड़ देते हैं। लेकिन जब सेम होता है दोनों का चिन्ह या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो हम उसको घटाते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस है, तब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो घटाते समय
हमें ये ध्यान देना है कि हम बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा समीकरण बड़ा और कौन सा छोटा? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रथम पद 3x और यहाँ पे अभी तक सेम है। दूसरा जो पद है इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है। माइनस हमेशा प्लस से छोटा होता है। तो समीकरण 3 आपका बड़ा है और समीकरण 2 छोटा। तो 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3x प्लस 21y बराबर 30 और समीकरण नंबर 2 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 7। स्टूडेंट्स, जब हम जोड़ते हैं तो किसी समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन जब हम यहाँ पे घटाते हैं तो ये जो नीचे वाली समीकरण है इसके सारे पदों के, तीनों पदों के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा और उसे हम छोटे में ब्रैकेट में दिखाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस होगा। अब इनके तीनों के चिन्ह बदल गए। ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, इसी को हमें काटना था। और ये प्लस 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 होगा, 21y प्लस 2y हो जाएगा 23y। और यहाँ पे से प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 गया तो 23। अब ये जो 23 है गुणा हो रहा है वो उधर जाएगा तो यहाँ पर y बराबर 23/23, तो 23 बनता, 23 बनता। तो y का मान कितना आया? 1। अब y का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है? y का मान किसी भी एक समीकरण में रखना है और x का मान लाना है। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y बराबर 1, यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस 7y बराबर 10। तो पूरा समीकरण लिखते हैं, x प्लस 7y बराबर 10। अब यहाँ पे हमें y की जगह पे 1 रखना है, तो x प्लस 7 जो है y के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे y के साथ हमें यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिखना है 1। x 7 बनता, 7 बराबर 10। x ये प्लस 7 बराबर के उस तरफ जाता है तो 10 माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस होता है, गुणा भाग होता है, भाग गुणा होता है और माइनस प्लस। यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 7 3। तो x का मान 3 आया और y का मान 1। तो दिए गए समीकरण का हल x हमारा कितना आया? 3 और y 1 है। इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट्स।